पर अपने वक्तव्य रखेंगी और तमाम महिला सांसदों को एक एक करके मौका मिलेगा। शाम 6 बजे तक आज ये बहस चलेगी, लेकिन इस बहस के बीच विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है बीजेपी का और ये एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जो महिलाओं से बोला जा रहा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार इंडिया डेली लाइव पर ये महा कवरेज चल रही है। प्रेम जी, ब्रेक से पहले आपने ये कहा कि ये महा झूठ है। ये झूठ कैसे? तो अगर ये महिला आरक्षण विधेयक झूठ है तो क्या ये झूठ इस देश से 1996 से बोला जा रहा है? जी, मुझे गुनगुनाने का मन हो रहा, आपकी इजाजत हो तो। अप्रैल फूल मनाया, महिलाओं को गुस्सा आया, उमा भारती जी को गुस्सा आया, अप्रैल फूल मनाया। ये सितंबर के महीना में अप्रैल फूल मनाया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। और अभी निखत जी बात करने लगती हैं हमेशा कि महिलाओं के लिए सरकार ने ये किया वो किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम की बात करने लगती हैं। देखिए, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार की जिम्मेदारी है, हम तारीफ करते हैं, होने चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक डिफरेंट चीज है। भाई, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा लोक कल्याणकारी कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले होना चाहिए। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन से अलग किया है। लोक कल्याणकारी में तो आपको भी सड़क बना रहे हैं, आपके लिए भी सब कुछ कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन में महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, इसका जवाब चाहिए। 2029 में क्यों होगा, 2024 में क्यों नहीं होगा? इसका जवाब मैं बीजेपी की प्रवक्ता निखत अब्बास से लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी और अर्जुन मेघवाल दोनों का बयान सुनिए। सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए, हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए, ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बारे में। निखत अब्बास, जवाब दीजिए, क्या ये बड़ा झूठ है? ये कह रहे सितंबर के महीने में ये अप्रैल चल रहा है और बीजेपी अप्रैल फूल बना रही है महिलाओं को। झूठ ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे, पर नहीं लाया। झूठ ये है कि इन्होंने कहा कि 2014 से पहले, जैसे आज भी अभी मैं ट्वीट देख रही थी, कांग्रेस ने ट्वीट करा है कि हमने तो 2010 में राज्यसभा में पास कर दिया था, पर वो मिस कर जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आपने राज्यसभा में पास करा था। अगर वो बिल लाते तो ये पास हो जाता। अरे 2010 से 14 के बीच में क्या कर रहे थे? जलेबियां खा रहे थे, समर्थन करने को तैयार है। आप बिल क्यों नहीं लेकर आई? आप समर्थन की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रत्युषी, मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ और दोहराती रहूंगी, क्योंकि महिलाओं ने देखा है। आप देखिए, कभी क्या ऐसा था कि 20 करोड़ से अधिक महिलाएं वोट करने आती थी? कभी था? यूपी की सरकारों में ऐसा देखा है? पर ये ऐतिहासिक चीजें आपने देखी, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका सिर्फ मतदान नहीं बढ़ा है, मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। 2019 लोकसभा का उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मुसलमान महिलाओं की बात करी प्रेम भाई ने, 2019 का लोकसभा का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, सर्वे उठाकर देख लीजिए, हमारे पास 20% जो वोट होता था वो बढ़कर 80% हो गया था। मुसलमान महिलाओं का वोट तो ले रही हैं लोकसभा। तो ये बीजेपी की वजह से हुआ। रिप्रेजेंटेशन कब दे रही है आप? ये बीजेपी की वजह से हुआ। आपसे वोट की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों का अपीलमेंट नहीं करा, मुसलमान महिलाओं के लिए काम करा। ट्रिपल तलाक एक ऐसा बिल है टिकट जो, आप ये बताइए क्या बात कर रही हैं? एल्वा की रिपोर्ट में, और एल्वा की रिपोर्ट में क्या नहीं लिखा था? क्या उन्होंने नहीं बोला था नूरुल हसन साहब जी ने कि भाई आप ट्रिपल तलाक ठीक है। इस डिबेट के बीच में मैं अपडेट भी देता रहूंगा। अपडेट ये है कि 7 घंटे की ये टोटल चर्चा होगी सदन की कार्रवाई का। आज ये दूसरा दिन होगा, क्योंकि कल नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था। आज से चर्चा की शुरुआत होगी, जो 7 घंटे की होगी। सोनिया गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी कांग्रेस की तरफ से। स्मृति ईरानी का संबोधन होगा दोपहर बाद। निर्मला सीतारमण भी चर्चा में भाग लेंगी। ज्यादातर महिला सांसद इसमें अपने विचार रखेंगे।
रिप्रेजेंटेशन में मैं बताऊं 2014 से पहले 59 सांसद थे लोकसभा में महिलाओं का, और आज 2019 में 78 सांसद हैं। ये वो सरकार है जिसने सबसे ज्यादा महिला सांसद दिए। रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, सच ये है कि आज हमारे जो रक्षा तंत्र है उनको एक महिला आगे लीड करती है, और देश की जो रक्षा तंत्र है वो चौथे नंबर पे विश्व में आती है। सच ये है कि आज एक महिला रिप्रेजेंटेटिव आर्थिक व्यवस्था संभालती है, फाइनेंस मिनिस्टर बनती है, तो भारत का फाइनेंस, भारत की आर्थिक स्थिति विश्व में 5वें नंबर पर होती है। रिप्रेजेंटेशन ये है कि आरएसएस की जिसकी आप बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आरएसएस की एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की संयोजिका महिला के नाते यहाँ खड़ी हूँ। नहीं तो आप रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप आरएसएस संचालक क्या बात कर रही है? मैंने सवाल क्या पूछा और क्या जवाब दे रही है? अरे मोहन भागवत जी कहते हैं शादी एक सौदा है। आप बताइए, शादी एक सौदा है, कैसे कैसे बयान देते हैं, महिला विरोधी बयान देते हैं लगातार। और योगी आदित्यनाथ आपके मंत्री, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री शशि थरूर की बीवी के लिए क्या क्या बोलते हैं, सोनिया जी के लिए क्या बोलते हैं, और आप जब आपकी बात आती है गुणगान कर रही है कमाल की बात है। और आप कहते हैं लोक कल्याण से आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण को आपने जिस तरीके से वंदन नाम दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। आप वंदना कैसे कह सकते हैं? आप वरदान दे रहे हैं, आप देवीय वरदान दे रहे हैं हम लोगों को, आप महिलाओं को वरदान दे रहे हैं, देवीय वरदान। भगवान है आप लोग, इस बीच आप लोग जेएमएम भगवान की है क्या? नेता महुआ मांझी ने इस बिल को लेकर कहा है कि जब तक ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को इस कोटे के अंदर उचित भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक इस बिल से महिलाओं का फायदा नहीं होने वाला है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमर सिंह ने, देखिए। जेएमएम के सांसद महुआ मांझी जी मेरे साथ है। सरकार ने कल महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? इंडिया की जो टीम है वो किस तरह से दिख रही है? देखिए, इसके लिए बहुत सालों से प्रयास चल रहा था, आप जानते ही हैं। कई पार्टीज ने इसके लिए आवाज़ उठाई, कांग्रेस से लेके कई पार्टियों ने, हमारी पार्टी ने भी हमेशा इसकी मांग की, और मैंने भी राज्यसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया। और ख़ास तौर पर हम लोग ये भी चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं और जैसे एसटी एससी और ओबीसी का भी आरक्षण हो, क्योंकि जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो बहुत जैसे ब्यूरोक्रेट्स के फैमिली की औरतें या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की औरतें या राजनेताओं के घर की, तो वो लोग पैसे से और पावर से ज़्यादा मजबूत हैं, वही लोग और मजबूत होंगी, वो लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगी। अगर एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण हो तो उन महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जो जिसमें टैलेंट है, जिसमें क्षमता है पॉलिटिक्स में आने की, लेकिन पैसे की वजह से या पावर की वजह से नहीं आ पाती हैं। तो इसकी मांग हमारी है। और दूसरी बात कि जैसे ये घोषणा हुई कि हाँ विमेन रिजर्वेशन होगा, बिल आएगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी महिलाओं में थी। लेकिन जब ये पता चला कि नहीं, ये तो अभी जनगणना पहले होगा, उसके बाद फिर परिसीमन होगा, तब जाके 2029 तक शायद इसको हम लोग लागू कर पाएंगे, तो ये बहुत लंबा एक इंतजार अंतराल। ये क्यों? जबकि मोदी जी बहुत शॉर्ट डिसीजन लेने के लिए फेमस हैं, नोटबंदी हो या लॉकडाउन हो, वो तत्काल ले लिया जाता है, तो इसके लिए इतना लंबा इंतजार क्यों? डॉक्टर टीना, जो पेज 2010 में था वही पेज 2023 में है। विपक्षी पार्टियों का स्टैंड है कि साहब इसमें संशोधन लेकर आइए। तो अगर ये बात 2010 में यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस मान लेती तो शायद ये बिल कब का पास हो चुका होता, अटका ना होता, क्योंकि यही पॉइंट्स उस वक्त भी यही पार्टियां उठा रही थी जो आज की तारीख में उठा रही हैं। देखिए प्रत्युष जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कभी भी महिला मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से संकल्प रहा है महिलाओं के साथ उनका हाथ हमेशा मजबूत करने के लिए। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि 2010 में राज्यसभा से पास हुआ क्योंकि बीजेपी का फुल सपोर्ट था। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ओबीसी की रिजर्वेशन की मांग अगर उस वक्त कांग्रेस ने मान लिया होता तो ये बिल 2010 में पास होकर के आगे इंप्लीमेंट हो जाता, चाहे वो 2 साल लगते या 3 साल लगते। देखिए कुछ कमियां रही जिसकी वजह से पार्टियलाइज की वजह से जो रहा वो नहीं हो पाया इंप्लीमेंट, लेकिन प्रचंड बहुमत की फिर एक सरकार आई जो कहती है महिला सशक्तिकरण की योद्धा बताती है। आज जब महिलाएं इंतजार कर रही है, और हम तो कह रहे थे ऐतिहासिक जीत होती और हम उनको बधाई भी देते और समर्थन करने को तैयार है हम तो, लेकिन किस तरीके का समर्थन? शर्तों पे समर्थन होगा, शर्तों पे समर्थन होगा। आपको कर देना चाहिए था इंप्लीमेंट, किसका? 2029 तक इंतजार करे। और किसको पता है जब आरएसएस खुद कहती है कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये किसको पता है कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे अगले समय में? इंडिया अलायंस जीत गया तो इंडिया अलायंस इसको अप्लाई करेगा, क्योंकि ये बिल हमारा है। हम क्यों कह रहे हैं ये बिल हमारा है? ये सपना हमारा है, ख्वाब हमारा है। ये बिल हमारा, ये बिल हमारा, ये बिल हमारा, तो जो महिलाएं हैं उनका क्या? अरे खाली बिल
हार गए। मतलब टैग लग रहा है, ये बीजेपी का टैग, ये कांग्रेस का टैग। L1 इन्होंने लॉन्च किया होता तो सूर्य भी इनका होता, पूरा ब्रह्मांड इस परिवार का है। बिल तो अरे सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस की देन है। आप लोगों ने तो हवाई जहाज के आपने तो एयरपोर्ट तक बेच दिए। सुई से लेकर सारे हवाई जहाज तक हम लोगों के हैं। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ सारी संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा कर दिया है। और हमें क्यों कह रहे हैं लगातार आरक्षण के? अरे आरक्षण के शुरू से खिलाफ रहे हैं आप। चाहे SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरीके से पंगु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के साथ नहीं खड़ी रही, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि प्रेम जी, क्या इस महिला आरक्षण विधेयक में फिर से राजनीति की सुई उसी आरक्षण पर आकर और ओबीसी पर आकर लटक रही है और यूं घूम रही है? देखिए, कंटेंट देखा जाए तो 2010 में जो राज्यसभा में पारित हुआ विधेयक, उसका कंटेंट और अभी के कंटेंट में सिर्फ विलंबित और निलंबित करने वाला फैक्टर ही डिफरेंस है, बाकी कंटेंट वही है जहां तक महिलाओं का सवाल है। तो उसी राज्यसभा में पारित विधेयक को क्यों नहीं लोकसभा में पारित करके कानून बना दिया गया? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। और अब नया प्रारूप आप ला रहे हैं, इसको राज्यसभा में पारित करेंगे और तब 2029 तक, जबकि खुद बीजेपी से आवाज उठ रही कि ओबीसी होना चाहिए, तो क्या उस समय फिर ओबीसी के नाम पर ये और निलंबित विलंबित नहीं हो जाएगा? यानी कोई नहीं जानता कि ये कानून पारित होने के बाद भी इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो बचे हुए सवाल हैं उसका उत्तर इस विधेयक में नहीं है। बीजेपी से मांग उठ रही है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दो, और इसका जवाब इस विधेयक में नहीं है। इसका जवाब दिए बगैर इस पर जो चर्चा होगी वो भी अधूरी होगी, कानून होगा वो भी अधूरा होगा। ठीक है, निगत अब्बास इसका जवाब देंगी, लेकिन एक अपडेट इस वक्त आ रही है, नई संसद बन गई है, श्री गणेश भी हो गया है, लेकिन यूपी में अब नया विधान भवन बनाने की भी तैयारी चल रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, अटल जयंती पर इसका शिलान्यास हो सकता है। 25 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र में इसका निर्माण होना है। 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाना है। निगत अब्बास, जवाब दीजिए कैप्टन जी का। चाहती हूँ कि विपक्ष एक मत बोले, एक मन बना ले। कभी ये कहते हैं कि चुनावी जुमला है तो 2024 के लिए ये बिल लेकर आए, कभी ये कहते हैं ये तो 2029 तक इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, पहले सेंसस होगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करती क्या है? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ जुमला छोड़ती है, जुमला छोड़ दिया आपने। लेकिन जनता समझ रही है, और लखनऊ वाली खबर, उत्तर प्रदेश विधान भवन वाली खबर पर हमारे सहयोगी तुषार इस पर जुड़ रहे हैं। तुषार, थोड़ी डिटेल जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 3000 करोड़ की लागत का ये नया विधानसभा बनाया जा रहा है। इसका प्रस्ताव जो है वो योजना जो है वो लागू की जा रही है। आपको बताऊं तो जैसे कि नया संसद भवन बना है दिल्ली में, वैसे ही यहाँ पर अब नया विधानसभा बनेगा। आपको बताऊं कि जो भविष्य में होने वाले परिसीमन को देखते हुए जो अभी का जो विधानसभा है वो काफी छोटा साबित होगा। इसी वजह से नए विधानसभा की नींव रखी जानी है और ये आधारशिला रखी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन। वर्ष 2023 और 2024 के आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा चुका है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन नए वाले जो संसद भवन। तुषार ये बताइए कि ये पुराने विधान भवन से नया विधान भवन कैसे अलग होगा? बिल्कुल, देखिए जो नया विधानसभा है वो काफी बड़ा होगा। दारुल सफा के आसपास लोक भवन जहां बना हुआ है, आपको बताऊं तो आपने खुद देखा होगा, लोक भवन जहां बना है उसके ठीक पीछे दारुल सफा, जहां पे मंत्री और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों पर ये काफी बड़ा बनेगा। 1928 में जो ये वाला विधानसभा जो इस समय चल रहा है वो बना था, तो अभी जो बताया जा रहा है कि काफी छोटा है। जब नया परिसीमन लागू होगा तो ये काफी छोटा साबित होगा। इस वजह से एक बड़े विधानसभा को नया रूप दिया जाएगा, नया विधानसभा बनाएगा और यानी बड़ा और भव्य होगा, उसका एरिया भी बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार इस अपडेट के लिए। निगत अब्बास, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट। मैं कह रही थी कि पहले विपक्ष एक बार अपना मन बना ले। कभी कभी कहते हैं कि चुनावी जुमला है, 2024 के चुनाव के लिए ये बिल लाया गया है, जबकि हमारा तो इन्होंने एक पॉइंट उठाया, मैं उसकी पेचीदगी में चाहूंगा कि आप दर्शकों को समझाएं। कोई बात नहीं, बताइए। ओबीसी का कोटा महिलाओं का ये निर्धारित कैसे होगा? क्योंकि ओबीसी के लिए आपके पास अभी के तत्काल कोई आंकड़ा आपके पास है नहीं, जिस जनगणना की मांग लगातार उठ रही है। क्योंकि अगर आप उठाइएगा तो 1931 वाला ही आंकड़ा आएगा। मैं इस बात के बारे में आपसे पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ कि आज सदन में बहस होनी और चर्चा होनी है। जो भी ऑपोजिशन को पॉइंट्स लगेंगे वो आप इनपुट दीजिएगा। इनपुट देकर उनको भी मद्देनजर रखते हुए चर्चा की जाएगी और जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इसमें हम कुछ चेंजेस अगर होने होंगे तो वो सत्र के दौरान करे जाएंगे। लेकिन
अभी बात जैसे मैंने पहले कहा, लगातार ये लोग ना कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं चुनावी जुमला है, कभी कहते हैं 29 में आएगा। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आपको अपना स्पष्ट स्टैंड देना चाहिए। और फिर से मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं बार बार एक सवाल पूछ रही हूँ, पता नहीं क्यों इतनी उत्सुक है, जवाब नहीं दे रही, कि 2014 से पहले आपने तो बिल बना लिया था, आपके हिसाब से बहुत बढ़िया बिल था, आप ही के नेता कह रहे हैं कि आप उसी बिल को ले आते तो पास हो जाता, फिर उसमें ओबीसी की तो चर्चा आपने करी नहीं थी, तो आप किस बेसिस पे तो ये कह रहे हैं कि वो बिल ले आते और फिर ओबीसी की डिमांड कर रहे हैं, और किस बेसिस पे तो आपने वहां पर बिल पास नहीं करा था जबकि आपकी सरकार थी। तो इस पे अगर थोड़ा जवाब डॉक्टर टीना, मुझे लगता है बेहतर होगा चिल्लम ओबीसी पर स्पष्टीकरण आपको भी देना चाहिए, आपके सामने भी यही परिस्थिति थी, क्यों नहीं सुलझा पाए? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा इनको शायद समझ नहीं आया कि हम लोगों से अगर उस समय हमने राज्यसभा के अंदर ये बिल पारित किया, ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत थी हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सपना किसका था? ये राजीव गांधी जी का सपना था। और 400 सांसद थे मैडम, उसके बाद भी एक साल तक वो बैठी हुई थी। देखिए मैडम 400 सांसद थे, हम लोगों को क्यों 400 सांसद थे। सुषमा स्वराज। अच्छा मैम, आप मुझे बताओ ना, राजीव गांधी जी के पास कितने सांसद थे? आप मतलब मुझे ये बताइए, आप लोगों के पास सपना पूरा करने के लिए कितने सांसद थे? राजीव गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए टीना जी बताइए कितने सांसद थे? इसीलिए चुनावी समय है, आप लोगों को पता था कि महिलाओं का वोट खिसक रहा है। लगातार आपने कर्नाटक की और हिमाचल की हार के बाद महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं की प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी के समय हुई, मणिपुर में देखा आपने किस तरीके से वर्णन किया, आपने देखा कि महिला पहलवानों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया, और लगातार देश के अंदर महिलाओं के साथ क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। कौन सा विपक्षी दल आप डेरोगेटरी रिमार्क फरकटी महिलाएं याद दिलाऊं आपको? तो क्या नीति जी ये क्रेडिट की लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 2 बार के चुनाव में वोटिंग पैटर्न महिलाओं का सबसे ज्यादा रहा है। इसे देखते हुए ही क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है कि भले ये बिल पास हो जाए, लेकिन ये बताया जाए कि ये बिल कांग्रेस की वजह से आया और बीजेपी कहेगी कि ये बिल पास हमारी वजह से हो पाया। दरअसल यही क्रेडिट की लड़ाई है। मैं बहुत स्पष्ट करके सच बोलूंगी आज कि इस समय विपक्ष इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि जो विवेकशीलता की न्यूनता है उस स्तर पर आ चुका है। आज ये जानते हैं कि यूपी में जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो सबसे ज्यादा अगेंस्ट ये थे, लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? 3 तलाक के मुद्दे में यूपी में महिलाएं जो वोटर्स हैं सबसे ज्यादा योगी जी के पक्ष में वोट आया, ये उससे बौखलाए हुए। 2019 में 44% वोटिंग ओबीसी ने बीजेपी के पक्ष में गई थी, ये उससे बौखलाए हुए। आज समान का निम्न स्तर पे आज बोल रही हूँ। अच्छा मैम बताइए, छोड़िए टीना जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगी? आप बताइए ना, आप ऐसा कि मलाई आप काट रही है, कमाल की बात है, सवाल भी मुझसे ही पूछेंगी। ये बात हो गई, क्या बात हो गई? सत्ता की मलाई चाटे जा रही है 9.5 साल तक, और क्या कर रही है फिर आप? और सवाल फिर विपक्ष में पूछ रही है। विपक्ष में अरे हम आएंगे सरकार में, सरकार हमसे सवाल पूछेगा, क्या हम महिला आरक्षण से लागू करेंगे कि नहीं? आप लोगों को संवैधानिक आरक्षण उसी का नाम बदल रहे हैं, बताइए इतिहास का एक सवाल है मेरा। वंदना दे रही है, वंदना वरदान दे रही है आप हमें, आप वरदान दे रही है, आपकी सरकार वरदान दे रही है क्या? संसद के बाहर से इंडिया डेली लाइव पर यह बहस चलती रहेगी, लेकिन इस बीच अपडेट्स भी आ रहे हैं, कुछ मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश से हमारे संवाददाता पीयूष ने बात की है, सुनिए क्या कह रहे वो। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश मैम मौजूद हैं। मैम, आज ये बिल आया, आप महिला हैं, ऐसे में क्या लग रहा है ये बिल किस तरह से सौगात है नए संसद में जब आज आप लोग गए हैं? दोनों के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने पुराने संसद के साथ में एक आने वाला भव्य इतिहास जो बनाने वाला है भारत के 2047 में कैसे विश्व गुरु की और आगे बने, 3rd नंबर की इकोनॉमी बने, उसमें ले जाने के लिए जो भव्य प्रवेश किया हम लोगों ने नए सांसद में, उसी सांसद में प्रवेश का दिन भी ऐतिहासिक बना दिया महिला बिल को लाकर। आज इंट्रोड्यूस हुआ है, कल चर्चा होगी, लेकिन बहुत अच्छे से जिस तरह से ये उनकी नीयत भी साफ़ है और नीति भी साफ़ है। इसके साथ में महिला सशक्तिकरण नहीं, लेकिन वीमेन लेड डेवलपमेंट के लिए उनको काम करना है। जब G20 का समिट हुआ था तभी उन्होंने बताया था कि सिर्फ सशक्तिकरण से इससे बात नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के अकाउंट खिलाना, खोलना, उनको उज्ज्वला योजना से लाभान्वित करना, उनको शिक्षा देना, शिक्षा के बाद में उनको ये जो कानून बना की प्रक्रिया में भी उनका साथ जोड़ना, ये सब उनकी नीति दिखती है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम पूरे देश की महिला जो आधी आबादी के लोग हैं वो हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे।
लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जब सदन में थे उन्होंने तमाम स्टेटमेंट दिए, उसमें एक बात का जिक्र किया कि इस बिल को तो राजीव गांधी लेके आए थे, हालांकि गृह मंत्री जी ने उस पर कोट भी किया कि अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है तो सदन के सामने रखें। तो क्या लग रहा है, बिल तो लाया, आप लोगों ने श्रेय लेने के लिए सब खड़े हो रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन सबका दिखता है कि उनको जब मौका मिला था तब वो कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी की, जैसे मैंने बताया कि उनकी सोच भी अच्छी है और उनकी नीयत भी अच्छी है, तो पूरी हमारी मेजॉरिटी के साथ में जब प्रजा ने पूरा विश्वास हासिल किया है तो एक नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कर्तव्य काल में, उनके कर्तव्य में ये महिला सशक्तिकरण और महिला बिल पास करवाना सर्वोच्च शिखर पर है, जिसके लिए हम उनका हमेशा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोशी। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन कमल के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। मंत्री दर्शना जरदोश को आप इस वक्त सुन रहे थे। प्रेम जी, जब क्रेडिट की लड़ाई हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में, तब तो बेचारे देवेगौड़ा साहब यही कह रहे होंगे, जेडीएस यही कह रहे होंगे कि हम कहां से पिछड़ गए, दावेदार तो हमें होना चाहिए, 1996 में तो हमारी सरकार लेकर आई थी। देखिए, योगदान तो निश्चित रूप से देवगौड़ा साहब का भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, उनके समय भी 3 बार बिल पेश हुआ। तो पेश हुआ, लेकिन जिसने पारित किया उसके योगदान को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? भाई, राज्यसभा में पारित हुआ, सोनिया गांधी जी के समय में उनकी एक प्रेरणा थी, इस बात को नजरअंदाज फिर नहीं उसमें एक करना बात आ चाहिए। जाएगी, अधूरा पारित हुआ, लोकसभा से तो पारित नहीं हो पाया। अधूरा पारित नहीं होता है कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक अधूरा पारित नहीं होता है। अधूरा इस सेंस में कि जब तक वो लोकसभा से पास नहीं होगा, कानून की शक्ल कैसे लेगा? इसको समझना चाहिए कि लोकसभा में पारित हो जाए और 6 महीने तक राज्यसभा में पारित नहीं हो तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पारित होने का मतलब वो हमेशा जिंदा रहता है। वो विधेयक आज भी जिंदा है, इस मायने में वो ऐतिहासिक पहल थी। उस विधेयक आपने कहा जिंदा रहता तो उसको मार करके ये नया बच्चा जन्म हुआ क्या? बिल्कुल किया जा रहा है, इसलिए मेरी आपत्ति है, क्योंकि इसमें कंटेंट में कोई फर्क नहीं है। तो आप उसी को पास कर देते लोकसभा में, पारित हो जाता। अगर कंटेंट में फर्क करना है तो ओबीसी को इंक्लूड करिए, तब हम समझेंगे कि कंटेंट में फर्क है। तो चलिए, ये बड़ा पेच फंस गया है, ये बड़ा पेच फंस गया है कि ओबीसी को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अब ये मांग विपक्ष की तरफ से नहीं, खुद बीजेपी के अंदर से उठ रही है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी यही सवाल उठा रही हैं, ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी इंक्लूड कीजिए, 50% एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी दीजिए, तभी इस महिला रिजर्वेशन बिल का कोई मतलब रह जाएगा। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये महाचर्चा, महाकवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।